हेलो क्लास 9 के मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में, जहां हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है और अड्डा 24/7 फाउंडेशन प्लेटफॉर्म पे मैं आपको फिजिक्स और बायो क्लास 9 की पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया था, अब एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो आपके एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो ये लिखा है कि make a comparison and write down ways in which plant cells are different from animal cells। तो प्लांट और एनिमल सेल्स को कंपेयर करना है और डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन का जब भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंस बताओ, तो हमेशा आंसर लिखने का तरीका जो है वो ये है कि जिनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है उनको आप टेबल के फॉर्म में लिखिए। मतलब जैसे प्लांट और एनिमल सेल, क्लियर? तो मैं यहां लिख देता हूं प्लांट सेल, क्लियर, और यहां लिख देता हूं एनिमल सेल, और इनके बीच में मुझे क्या बताना है, डिफरेंस। तो मैं एक लाइन खींचता हूं, टेबल बनाता हूं। ठीक है, अब मैं जो भी डिफरेंस होगा मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां बात करूं तो प्लांट सेल में अगर बात करें तो क्या प्लांट सेल में सेल वॉल होता है? तो आप कहोगे यस, तो यहां मैं लिख सकता हूं सेल वॉल इज प्रेजेंट, है ना। लेकिन यहां पहला पॉइंट, अब इसी को कंपेयर करना है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, केवल सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, सेल वॉल इज एब्सेंट। क्लियर? तो एक डिफरेंस ये हो गया ना कि यहां प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। फिर दूसरा डिफरेंस लिखना है तो मैं सेकंड पॉइंट लिखूंगा। तो इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। क्लियर? अब प्लांट सेल में हमने एक सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा था चैप्टर में, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड का ही एग्जांपल है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे खाना बनता है। तो खाना तो प्लांट ही बना पाता है ना। तो यानी प्लास्टिड जो है वो केवल प्लांट के सेल में पाया जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि प्लास्टिड जो कि एक तरीके का सेल ऑर्गेनल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी तरह प्लास्टिड। तो प्लास्टिड इज प्रेजेंट किसमें, इन प्लांट सेल में। लेकिन अगर वही सेल एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में कैपेसिटी नहीं होती फूड बनाने की। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड ही तो है, यानी यहाँ प्लास्टिड एब्सेंट होता है, तभी तो वो फूड नहीं बना पाता। तो प्लास्टिड इज एब्सेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। और बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं वही एनिमल सेल में पाए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब कि बाकी क्या है, सिमिलर है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी होगा, यहां भी होगा, है ना। गोल्गी अपरेटस यहां भी होगा, यहां भी होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा। तो बाकी चीजें क्या, दोनों जगह पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों मेन डिफरेंस हो गए। और सिमिलरिटीज की अगर बात कर लें तो rest all other cell organelles rest all other cell organelles are present। cell organelles are present। रेस्ट मतलब बचे हुए। बचे हुए कौन? तो बचे हुए मैंने नाम गिना दिया, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, है ना। क्लियर? और यहां रेस्ट ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। यहां भी प्रेजेंट, यहां भी प्रेजेंट। ठीक है, और एक डिफरेंस और है कि प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है और एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है। तो एक डिफरेंस और लिख देता हूं, वैक्यूल इज मच लार्जर इन साइज, इज मच लार्जर इन साइज। साइज में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल इज स्मॉलर इन साइज, वैक्यूल इज स्मॉलर इन साइज। तो अगर रिलेटिव कंपैरिजन करें तो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज ज्यादा बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है। तो ये पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर, जहां हमने डिफरेंसेस बताए और कंपैरिजन कर लिया।
अब आता है सेकंड क्वेश्चन में, क्या लिखा है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। तो एक तरीके से यहां भी डिफरेंस पूछा है, किसके बीच, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल, बीच में क्या बनाएंगे, टेबल, और फिर दोनों का डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखें मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है साइज का। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। और 1 माइक्रोमीटर का मतलब, 1 माइक्रोमीटर का मतलब आप देख पा रहे हो, 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है। यानी अगर कंपेयर करें तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोटिक सेल से छोटा होता है, क्योंकि इसकी रेंज 1 से 10 है और यूकैरियोटिक सेल की रेंज 5 से 100 माइक्रोमीटर की है। तो साइज में यूकैरियोटिक सेल ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला डिफरेंस हमने किस बेसिस पे बताया, सेल की साइज के बेसिस पे बताया। क्लियर। चलिए अब आते हैं दूसरा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियर रीजन होता है जहां न्यूक्लियस पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पुअरली डिफाइंड होता है ना। क्या होता है, पुअरली डिफाइंड, यानी कि न्यूक्लियस आपको नजर ठीक से नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड होता है। और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, एंड इज नोन एज न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस रीजन है वो वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, कहाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है और जो न्यूक्लियस है वो ठीक से नजर नहीं आता और पुअरली डिफाइंड होता है। उस एरिया को, रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से नजर आता है, वेल डिफाइंड होता है और वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये दूसरा डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाओ तीसरा डिफरेंस, क्रोमोसोम सिंगल होता है, यानी एक क्रोमोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा, 23, 44, 55, मतलब ऐसे नंबर में एक से ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। ये तीसरा डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। और सबसे बड़ा डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक के सेल ऑर्गेनल्स के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, तो ये मेम्ब्रेन के द्वारा मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। बात समझ में आ गई। यानी कि सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन के बाउंड होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, कहां, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट। क्लियर। तो ये चार मेन डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। क्लियर। तो ये रहा हमारा आंसर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसी कवरिंग है जो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, दोनों सेल में पाया जाता है। लेकिन अगर जैसे मान लो किसी सेल को हमने बॉईल कर दिया, जैसे आलू है, आलू को उबाल दिया या किसी सेल को बॉईल कर दिया, तो उसके कारण क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाता है, रप्चर कर जाता है। थैली है ना प्लास्टिक, जैसे हम लोग दुकान जाते हैं, प्लास्टिक के बैग में, प्लास्टिक में होता है ना, प्लास्टिक की जो पॉलिथीन होती है उसमें हम सामान रख के लाते हैं, और वो पॉलिथीन फट जाए तो अंदर का सामान सड़क पे गिर जाएगा, रास्ते पे गिर जाएगा ना। ठीक उसी तरह सेल का मेम्ब्रेन फट जाए तो अंदर के सारा सेल कंटेंट बाहर आ जाएगा, सेल मर भी सकता है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल होता है नेचर में,
और जो कि सेल के कंटेंट को सराउंडिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करता है, सेपरेट करता है ना। जो सेल मेम्ब्रेन है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि सेल के कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है ना। जैसे ये मान लो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये अंदर का कंटेंट, तो दोनों को अलग करने वाला कौन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और अगर ये रप्चर कर गया तो सारा कंटेंट सेल का, क्या क्या, सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारा जो कंटेंट है सेल का, ये सेल के बाहर आ जाएगा और सेल की मौत हो जाएगी। तो सेल तभी तक जिंदा है जब तक उसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सेल के सारे कंटेंट जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल सही सलामत है। सेल मेम्ब्रेन फटा, सेल मरा। क्लियर। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। नेक्स्ट, what would happen to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? अगर किसी सेल में गोल्गी अपरेटस ना हो तो सेल की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। तो हम ये जान ले पहले कि गोल्गी अपरेटस का काम क्या है। तो गोल्गी अपरेटस का काम है पैकेजिंग करना, मॉडिफिकेशन करना, स्टोर करना। किस चीजों को, उन चीजों को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, तो आपने दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, रफ और स्मूथ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन बनाता है, ठीक है, प्रोटीन बन गया। लेकिन प्रोटीन को अगर हम साइट सेल के अंदर कहीं भेजना है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस प्रोटीन को मॉडिफाई करना होगा, उसकी पैकेजिंग करनी होगी। कौन करेगा, कौन करेगा, गोल्गी अपरेटस। और अगर गोल्गी अपरेटस ना हो तो प्रोटीन की पैकेजिंग नहीं होगी सही ढंग से, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन सही ढंग से नहीं होगा सेल के अंदर। बात समझ में आई। तो वही लिखा है कि द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस इज द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट सिंथेसाइज नियर ER, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो प्रोडक्ट बने जैसे कि प्रोटीन, उनका स्टोर करना, उनका मॉडिफिकेशन करना और उनकी पैकेजिंग करना, ये किसका काम है, गोल्गी अपरेटस का। और उसके साथ साथ उसको डिस्पैच भी करना, पैकेजिंग के बाद जरूरत पड़े तो भेजना। लेकिन अगर गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो इन सारे प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन यानी डिस्पैचिंग रुक जाएगा, और अगर रुक जाएगा तो फिर प्रोटीन और लिपिड अपने डिजायर्ड लोकेशन जहां उनकी जरूरत है वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यही प्रोटीन और लिपिड जरूरत पड़ता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में। तो अगर गोल्गी अपरेटस नहीं होगा तो फिर ये प्रोटीन और लिपिड को हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, डिस्पैच कैसे करेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन भी हो सकता है ना बने, ये भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन रुक जाएंगे क्योंकि ये गोल्गी अपरेटस के फंक्शन है, और सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस ना हो तो ये सारे फंक्शन रुक जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फिर एक काम और है, गोल्गी अपरेटस का एक काम और है, क्या फॉर्म करना, लाइसोसोम, जिन्हें हम सोसाइडल बैग कहते हैं। और इसी लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये कौन बनाता है, गोल्गी अपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। और अगर गोल्गी अपरेटस नहीं होंगे तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो ये दो फंक्शन है जो रुक जाएंगे अगर गोल्गी अपरेटस सेल के अंदर एब्सेंट होगा। तो लाइसोसोम नहीं बनेगा, प्रोटीन और लिपिड जैसे प्रोडक्ट का पैकेजिंग और डिस्पैचिंग नहीं होगा। क्लियर। चलिए, तो ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के किस ऑर्गेनेल को हम पावर हाउस कहते हैं, बताइए, और क्यों कहते हैं। तो देखो बच्चा, हमको काम करना है, वर्क करना है, तो क्या चाहिए, वर्क करना है तो चाहिए एनर्जी। एनर्जी होगा तो वर्क करेंगे, और एनर्जी कहां से मिलती है, एनर्जी मिलती है एटीपी से। एटीपी के बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज हम वर्क करने में कर लेते हैं। और इस एटीपी को बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। और रीजन है वाई, क्यों,
अगर वाई पूछे तो इसका आंसर ये है। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है? इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है एटीपी के प्रोडक्शन में, और एटीपी से ही एनर्जी मिलती है, जिससे सारे वर्क, सारी केमिकल एक्टिविटीज, चाहे वो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, वो परफॉर्म होती है। ठीक है, डन। तो ये बात हो गई आपके इस क्वेश्चन के आंसर की। तो वही मैं यहां डिस्प्ले कर देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? बिकॉज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज needed for life is released by mitochondria in the form of ATP, जिसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसीलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल का, क्योंकि ये करेंसी होगा तो सामान खरीदोगे, उसी तरह एनर्जी होगी तभी तो काम करोगे, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए? एटीपी, और एटीपी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, इसीलिए वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। डन। चल, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। Where do the lipid and protein constituting the cell membrane get synthesized? मैंने अभी आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए लिपिड और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो ये लिपिड और प्रोटीन कौन बनाता है? कहाँ बनते हैं ये? तो ये बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। द प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। तो हमारा जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। और ये लिपिड और प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है RER, वो प्रोटीन बनाता है राइबोसोम की मदद से, है ना। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड को बनाने का काम करता है। ठीक है, और फिर जितना भी प्रोटीन या लिपिड बना, उसमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड यूज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन और लिपिड बनाया, उसका यूज करके सेल मेम्ब्रेन बना लिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो कौन लिपिड और प्रोटीन बना रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सेल ऑर्गेनल है जिसका रोल है सेल मेम्ब्रेन बनाने में, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जो लिपिड और प्रोटीन चाहिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। ठीक है, क्लियर? चलो, अब क्वेश्चन 7 है, हाउ डज एन एमोइबा ऑब्टेन इट्स फूड? एमोइबा अपना खाना ऑब्टेन कैसे करता है? तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। तो एमोइबा एक सेल का बना, और उस एमोइबा के सेल में सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। तो जैसे ही एमोइबा के सामने कुछ खाना आता है ना, तो एमोइबा अपने सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है? फोल्ड करता है, और कुछ इस तरीके से फोल्ड करता है कि खाने को घेर लेता है, और खाने को फिर अपने बॉडी के अंदर ले लेता है। फिर ये खाना एमोइबा के फूड वैक्यूल में जाता है, वहां डाइजेस्ट होता है, और फिर अनडाइजेस्टेड चीजें एमोइबा अपने सेल से बाहर निकाल देता है। तो इसमें रोल सबसे बड़ा किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। देख लो, ये देखो, इसका सेल मेम्ब्रेन ऐसा लग रहा है ना, ऐसा देखने पे क्या लग रहा है कि इसका सेल मेम्ब्रेन ग्रो कर रहा है, और ग्रो करते करते इस खाने को इसने घेर लिया। तो ये फ्लेक्सिबल होगा तभी तो हो पाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है सेल मेम्ब्रेन का, और इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनेबल्स द सेल टू एंगल्फ इन फूड। फूड को एंगल्फ करने के लिए सेल मेम्ब्रेन जो कि फ्लेक्सिबल होता है उसका यूज करना, ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा एक एक्शन है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी फूड है उसे एंगल्फ करने में सबसे बड़ा रोल होता है सेल मेम्ब्रेन का, और ये इसलिए हो पाता है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है? फ्लेक्सिबल। और इसी प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और एमोइबा इसी एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से अपना फूड क्या करता है? एक्वायर करता है, ऑब्टेन करता है। तो हाउ डज एन एमोइबा ऑब्टेन इट्स फूड? एमोइबा ऑब्टेन इट्स फूड through endocytosis. And what is endocytosis? The flexibility of plasma membrane helps the cell to engulf the food, and this process is known as endocytosis. देखो, दोनों तरफ से ऐसा लग रहा है कि हाथ निकल रहे हैं और खाने को घेर रहे हैं, है ना, एंगल्फ कर रहे हैं।
तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिजिड होता तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आ पाती नहीं। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से खाने को इंगल्फ करने की ये जो कैपेसिटी है, इसी को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। और इसी प्रोसेस से अमीबा अपना खाना ऑब्टेन करता है। फिर क्या है, व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस क्या होता है, इसको बच्चों में एक बहुत ही इजी तरीके से समझा देता हूं। जैसे मान लो कि ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आप ही बताइए, जिधर पानी, देखो पानी क्या है, सॉल्वेंट, और उसमें नमक और चीनी अगर ऐड कर रहे हैं तो नमक और चीनी क्या है, सल्यूट, और सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनता है सोल्यूशन। तो जिधर सल्यूट यानी पानी चीनी ज्यादा होगा, सल्यूट ज्यादा होगा, उधर पानी यानी सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूं लोअर सल्यूट कंसेंट्रेशन, सल्यूट मतलब चीनी नमक, ये सब एग्जाम्पल है किसके, सल्यूट के। तो अगर चीनी और नमक का कंसेंट्रेशन लो है तो पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। आप ही बताओ, मैंने दो बराबर साइज के ग्लास लिए, एक गिलास में पूरा पूरा पानी भरा है और एक गिलास में मैंने पानी और चीनी दोनों को मिला दिया, ठीक है। अब मैं दोनों गिलास में से एक एक चम्मच पानी निकालता हूं, तो आप ही बताइए कि उस एक चम्मच में कहाँ ज्यादा पानी होगा दोनों केस में? तो पहले वाले केस में जहां पूरा पूरा पानी था, क्योंकि दूसरे वाले केस में उस एक चम्मच पानी में पानी के साथ साथ चीनी भी होगा, तो यानी पानी कम चीनी भी होगा, तब मिलाकर उतना ही वाटर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहां सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन लो होता है वहां इसका मतलब हाई वाटर कंसेंट्रेशन होता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, हाई वाटर कंसेंट्रेशन, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। और जहां दूसरी तरफ मान लेते हैं क्या, हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, तो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन हाई है तो पानी का कंसेंट्रेशन क्या होगा, लो वाटर कंसेंट्रेशन। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ध्यान रखना, सॉल्यूट और वाटर का कंसेंट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट चलता है, जहां सॉल्यूट ज्यादा वहां वाटर कम, ठीक है। अब आप ही बताओ, ऑस्मोसिस एक तरीके का डिफ्यूजन है ना, और डिफ्यूजन प्रोसेस में कोई भी चीज हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो ऑस्मोसिस हम किसका पढ़ रहे हैं, पानी का। ऑस्मोसिस एक तरीके का डिफ्यूजन है, और ऑस्मोसिस के थ्रू कौन मूव करता है, पानी। ऑस्मोसिस पानी का होता है, और ऑस्मोसिस एक तरीके का डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन में चीजें हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। तो अगर ऑस्मोसिस पानी का हो रहा है तो पानी हाई से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो पानी का कंसेंट्रेशन हाई किधर है, ये हाई वाटर कंसेंट्रेशन, और इधर लो वाटर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसे मैं ये भी तो कह सकता हूं कि फ्रॉम लोअर सल्यूट कंसेंट्रेशन टू हायर सल्यूट कंसेंट्रेशन। तो फिर हम ऑस्मोसिस को कैसे डिफाइन करेंगे, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गई? बस वही चीज यहां लिखी हुई है। अब आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूं, कि किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से लो सल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन की तरफ, क्योंकि जिधर लो सल्यूट कंसेंट्रेशन है उधर पानी ज्यादा है, ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम लो सल्यूट कंसेंट्रेशन टुवर्ड्स ए हायर सल्यूट कंसेंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। पानी दोनों तरफ जाएगा, नेट डिफ्यूजन, पानी दोनों तरफ जाएगा, लो से हाई और हाई से लो दोनों। लेकिन अंतर यह होगा कि लो सल्यूट्स के हाई सल्यूट की तरफ ज्यादा जाएगा और हाई सल्यूट से लो सल्यूट की तरफ कम आएगा। तो नेट डिफ्यूजन किधर होगा, नेट डिफ्यूजन फ्रॉम लो टूवर्ड्स हाई सल्यूट कंसेंट्रेशन। बात समझ में आ गई? डन।
आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि 4 आलू ले लो, पोटैटो। अब उसमें से एक पोटैटो को बॉईल कर दो, ठीक है। अब आपके पास 3 कच्चे आलू और एक उबला हुआ आलू है कि नहीं? आंसर है। अब चारों का जो स्किन है, ऊपर का छिलका, वो उतार दो, ठीक है। अब आलू को बीच में से काट दो, ठीक है, क्लियर। और फिर क्या करो, पोटैटो हाफ्स यानी आधे कटे हुए आलू को बीच में से काट दिया। अब जो आधा हिस्सा है उसमें से बीच वाला जो आलू का हिस्सा है वो स्कूप से निकाल लो, जैसे हम आइसक्रीम निकालते हैं, ठीक है। तो स्कूप से निकाल लो ताकि क्या बन जाए, पोटैटो के कप जैसा बन जाएगा। तो ऐसे आपको चारों का क्या बनाना है, कप बनाना है। अब पहले में आपको आलू का जो कप है, कप ए, उसे खाली रखना है। अब मान लीजिए 4 कप हो गए। अब चारों को क्या करना है, पानी के ट्रे में रखना है। पोटैटो कप इन ए ट्रफ कंटेनिंग वाटर, ठीक है। अब ए वाले कप में कुछ ऐड नहीं करना है, बी वाले में 1 चम्मच शुगर, सी वाले कप में माफ कीजिएगा, सी वाले कप में 1 चम्मच नमक, और जो डी वाला कप था वो उबले हुए आलू का कप बनाया था आपने, ठीक है, उसमें 1 चम्मच शुगर। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन करो कि क्यों वाटर गैदर्स इन द हॉलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। कप बी और कप सी में जिसमें हमने 1 चम्मच शुगर और 1 चम्मच सॉल्ट ऐड किया था, उसमें पानी क्यों इकट्ठा हो गया। वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर द एक्सपेरिमेंट, और एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द हॉलोड आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि ए और डी के हॉलो पोर्शन में आखिर पानी क्यों नहीं इकट्ठा हुआ। ठीक, अब एक बार थोड़ा अच्छे से और समझा देता हूं। आपके पास क्वेश्चन में बोला है कि ये 4 आलू के कप बनाने हैं। आलू के कप कैसे बनाओगे, आलू को छिला, 4 आलू लिया जिसमें से 3 कच्चे थे, 1 उबला था, ठीक है। तीनों को छिल दिया, स्किन निकाल दिया, और फिर चारों को, है ना, मतलब आपने 4 आलू लिया जिसमें से 1 उबला, 3 कच्चे, चारों को आपने क्या किया, छिल दिया, स्किन निकाल दिया, और फिर चारों को बीच में से काट दिया। तो अब बीच में से काटने के बाद हर आलू के 2 हिस्से हो गए। अब एक हिस्सा उठाना है और अंदर का आलू का हिस्सा निकाल लेना है ताकि आलू कप जैसा दिखे। तो बीच में से ये हॉलो स्पेस है, ये जो भी आप स्पेस देख रहे हो ना, ये हॉलो है, ठीक है, ये आपका हॉलो है क्योंकि आपने बीच का हिस्सा स्कूप करके निकाल लिया, ठीक है। तो ये हॉलो है, बीच में आप कुछ रख सकते हो। अब इन चारों आलू को आपने एक बर्तन में रख दिया जिसमें पानी भरा है, ठीक है। अब पहला वाला जो आलू है कप ए, उसके हॉलो स्पेस में आपने कुछ नहीं भरा। दूसरे वाले आलू कप बी में आपने शुगर यानी चीनी 1 चम्मच डाल दी, और तीसरे वाले में आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, और जो चौथा आलू था वो उबला हुआ था, ये तीनों कच्चे थे, ये उबला हुआ है, इसमें आपने 1 चम्मच शुगर डाल दिया था। अब पूछा ये है कि बी और सी में जो गड्ढा है, हॉलो स्पेस है, उसमें पानी क्यों भर गया। तो अब जरा देखो, बी और सी, यहां पानी है ना, सिर्फ पानी पानी है, तो इसका मतलब यहां पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा, और यहां हॉलो स्पेस में पानी है ही नहीं, यहां केवल क्या है, शुगर यानी सॉल्यूट। तो अंदर सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, बाहर पानी में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम है। पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो पानी का मूवमेंट किधर से होगा, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ। ज्यादा पानी बाहर है, अंदर कम पानी है, तो ये रहा पानी का मूवमेंट। पानी का मूवमेंट, नेट मूवमेंट, नेट डिफ्यूजन। पानी तो बाहर से अंदर भी आएगा, अंदर से बाहर भी जाएगा, तो नेट तो ऐसे जाएगा ना। तो पानी हॉलो स्पेस में भर गया, और ठीक वैसे यहां होगा, यहां भी बाहर पानी ज्यादा है, अंदर हॉलो स्पेस में पानी कम है, तो पानी ऑस्मोसिस के थ्रू आलू किससे बना है, सेल से, और आलू का सेल क्या है, सेल मेम्ब्रेन है उसमें, और सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, और वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन पानी को ज्यादा से कम की तरफ ले जाएगा, और उसके वजह से इन हॉलो स्पेस में पानी भर जाएगा।
लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बाहर तो पानी है, अंदर तो हॉलो स्पेस है, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है ना, तो फिर पानी यहाँ हॉलो स्पेस में नहीं भरेगा। क्लियर? और अगर इस सोल्यूशन में देखें तो यहाँ आलू क्या था, बॉइल्ड था। बॉइल करने से जो आलू के सेल हैं और सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन से बना होता है। बॉइल करने से वो प्रोटीन टूट जाता है, डीनेचर हो जाता है। तो यहाँ सेल का सेलेक्टिवली परमिएबल जो नेचर होता है वो खत्म हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन का सेलेक्टिवली परमिएबल जो नेचर है वो खत्म हो गया, तो फिर यहाँ ऑस्मोसिस नहीं दिखेगा, पानी इस हॉलो स्पेस में नहीं भरेगा। बात समझ में आ गई? तो कप बी और सी के हॉलो स्पेस में पानी भर जाएगा, लेकिन पोटैटो कप ए और पोटैटो का कप डी में हॉलो स्पेस में पानी नहीं भरेगा। ठीक है? रीजन बीइंग यहाँ कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है, और यहाँ रीजन क्या था कि बॉइल करने से सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर है, सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर, वो नेचर खत्म हो गया क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो गया। ठीक है? तो वही इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है कि बी और सी में क्यों पानी भर जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से बाहर, आलू के बाहर पानी ज्यादा, आलू के अंदर चीनी या नमक था तो पानी कम, तो बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा और हॉलो स्पेस में कप बी और सी में हॉलो स्पेस में पानी गैदर हो जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से। ठीक है? फिर ये पूछा था कि पोटैटो जो कप ए है जिसमें हमने कुछ नहीं ऐड किया, वो एक्सपेरिमेंट के लिए जरूरी क्यों था? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कि देखो भाई, हमने जब पानी ऐड नहीं किया और जब हमने सल्यूट ऐड नहीं किया और जब हमने सल्यूट ऐड किया तो क्या डिफरेंस आया। तो एक्सपेरिमेंट में स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है कंपैरिजन के लिए। तो बाकी दूसरे बी और सी में जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसको ए से एक्सपेरिमेंट मतलब कंपेयर करने के लिए हमने कप ए में कुछ भी एक्सपेरिमेंट मतलब कुछ भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, इसीलिए हमको कप ए की जरूरत पड़ी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कप ए और डी में आपका वाटर क्यों नहीं गैदर हुआ। तो कप ए में हमने कुछ ऐड ही नहीं किया था, तो पानी का जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का वो पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा बोलते ना ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ, तो ज्यादा और कम तो डिफरेंस होना चाहिए ना। अब पहले वाले कप में बाहर पानी है, अंदर कुछ भी नहीं है, तो पानी का डिफरेंस नहीं है ना कंसंट्रेशन का, तो फिर इसीलिए पानी मूव नहीं करेगा और इसीलिए कप ए में पानी इकट्ठा नहीं होगा। और कप डी में क्या था, कप डी में तो हमने आलू को उबाल दिया था, उबालने से जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन का बना होता है, वो प्रोटीन डीनेचर हो गया, तो जो सेल मेम्ब्रेन है अब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क ही नहीं करेगा, तो ऑस्मोसिस पानी का होगा ही नहीं और कप डी के हॉलो स्पेस में पानी इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट है आपका, which type of cell division is required for growth and repair of the body and which type of cell division is involved in the formation of gamete। तो बच्चों, जब बॉडी में ग्रोथ या रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि जो सेल्स हैं वो पुराने हो गए हैं या मर गए हैं या इंजर्ड हो गए हैं, उनकी जगह नए सेल्स लाने हैं। तो नए सेल्स कहाँ से आएंगे? जब सेल में डिवीजन होगा, और ऐसा डिवीजन होगा जब एक सेल से दो सेल बने और दोनों सेल में क्रोमोसोम का नंबर सेम हो, तो ऐसा होता है आपका माइटोसिस। तो ग्रोथ और रिपेयर के लिए किस सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है? माइटोसिस। और जब गैमीट्स बनाना होता है, जैसे स्पर्म या एग, जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, आधा होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ किस सेल डिवीजन में होता है? मियोसिस में। तो फिर वहां मियोटिक सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए बच्चों माइटोसिस की लिए जरूरत पड़ती है और गैमीट्स के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन आपको दे दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक बाकी सभी वीडियोस का प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाए और आप चैनल से बने रहिए। और इसी के साथ अब आपसे अलविदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और राघवेंद्र सर के साथ क्लास 9 की फिजिक्स बायो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।